घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे निजीकरण की, डिसइन्वेस्टमेंट की। डाइवेस्टमेंट भी कहते हैं, विनिवेश भी कहते हैं। मोटा मोटा काम क्या होता है निजीकरण का? जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक हैं, उनको निजी हाथों में, कारोबारियों के हाथों में दिया जाए एक रकम की एवज में। यह है बहुत ही सीधी सादी सरल भाषा में निजीकरण की परिभाषा, उसकी प्रक्रिया। तो आप कहेंगे आज मैं क्यों बात कर रहा हूं निजीकरण की? पहले मैं कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पिछले 2 दिन से 9 बैंक यूनियन हड़ताल पर हैं। ये मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ, पंचकुला, शिमला, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पणजी, विशाखापट्टनम की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। 10 लाख बैंक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए और इससे सरकारी बैंकों में लेन देन भी प्रभावित हुआ। 16,500 करोड़ के चेकों का भुगतान आज ही के दिन नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर कर्मचारी नहीं थे। बहुत से सरकारी बैंकों के एटीएम में आप मशीन में जाएं, कार्ड डालें कि मुझे पैसा निकालना है, वहां पर पैसे ही नहीं थे क्योंकि कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे। और यह हड़ताल क्यों की जा रही है? क्योंकि सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि सरकार सरकारी बैंकों को निजी कारोबारियों को बेचने जा रही है। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस साल के बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया था कि वो 2 बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। बैंकों का नाम नहीं लिया गया था। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसका भी विनिवेश होना है। होना तो पिछले साल ही था या इसी वित्तीय वर्ष में, लेकिन 1 अप्रैल से आगे उसको टाल दिया गया है। लेकिन LIC का भी निजीकरण होगा। अब बैंकों के नाम तो नहीं बताए, लेकिन चर्चा जोरों पर है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन 4 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने इस प्रक्रिया में तेजी लाई है। IDBI बैंक, उसका निजीकरण किया गया था, उसके बारे में आगे बताऊंगा, वो 2019 की कहानी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो 28 सरकारी बैंक थे, उनकी संख्या घटकर 12 पर आ गई है। कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया। सरकार तर्क यह देती है कि हमें बड़े बैंक चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक चाहिए, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन लाखों कर्मचारी नौकरी भी करते हैं इन बैंकों में, और सरकारी और प्राइवेट बैंकों में फर्क मुझसे बेहतर आप जानते हैं। निजी बैंकों में प्रोफेशनलिज्म है, घर भी आकर काम होता है, तेजी होती है, लेकिन ब्याज दरें भी कम मिलेंगी। आपको चार्जेस बहुत लगते हैं, होम लोन ले रहे हैं, गाड़ी का कर्ज ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे। आप जब भी दोस्तों यारों से बात करते होंगे, सलाह लेते होंगे, तो वो कहते होंगे कि नहीं, जल्दी लोन चाहिए तो निजी बैंक से ले लो, पर सस्ता लोन चाहिए तो सरकारी बैंक में जाइए। और ऐसा कतई नहीं है कि सरकारी बैंक घाटे में काम करते हैं और निजी बैंकों में ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्रॉफिट कमाने का एक ऑटोमेटिक रूट हो जाते हैं। हमने यस बैंक देखा, कितने बड़े घोटाले हुए, कितने दिनों तक उसके खाता धारकों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। लक्ष्मी विलास बैंक की भी कहानी हम जानते हैं। ICICI बैंक की सर्वे सर्वा चंदा कोचर पर कितने गंभीर आरोप लगे कि पैसे की एवज में वो लोन बांटती फिर रही थी कुछ कॉरपोरेट घरानों को, और उन्हें पद से हटना भी पड़ा था। लेकिन यह सिर्फ कहानी बैंकों तक महदूद नहीं है। सरकार अब साफ कर रही है कि देखिए, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम नहीं है कि वो कारोबार चलाए। और ये आज कोई नई
यकायक सोच नहीं आई है सरकार के जहन में। ये 80s में और 90s में इंग्लैंड में इसे थैचरिज्म कहा जाता था, अमेरिका में इसे रीगनिज्म कहा जाता था, कि सरकार धंधा चलाने के काम से बाहर निकले। 1996 में एक विनिवेश आयोग बना था, 2001 में बाकायदा एक अलग से डिपार्टमेंट, उसके बाद मंत्रालय भी बनाया गया। और इस साल का विनिवेश का जो टारगेट है सरकार ने, वो 1,75,000 करोड़ रुपए रखा है। तो एक बात तो साफ है कि सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, तो पैसा तो जुटाना पड़ेगा। सरकार चलानी होती है, लोक हित के काम करने होंगे, आधारभूत ढांचे में पैसा डालना है, सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनाने हैं, तो वो पैसा तो चाहिए। लेकिन अब ये टारगेट अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है कि 1,75,000 करोड़ आएंगे। 2020-21 में ये टारगेट 2,10,000 करोड़ का था, ये 1,75,000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन पैसे कितने आए? 19,499 करोड़। उसमें कोरोना काल, संकट काल का भी दबाव था। तो अब इसमें क्या तेजी आएगी? सरकार जो कंपनियां बेचने की मंशा साफ जाहिर कर चुकी है, उसमें बीपीसीएल, जो ये बहुत सारे पेट्रोल पंप आपने देखे होंगे, सरकार की ही कंपनी है। एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, आईडीबीआई बैंक की तो बात मैं कर ही चुका हूं, बीईएमएल, इस तरह की कंपनियों में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। कुछ कोर सेक्टर्स हैं, वहां पर सरकार अपना दखल रखेगी। तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, सेलिंग द फैमिली सिल्वर, कि घर में जो आपके गहने हैं, आपकी जमा जोखू है, जो बचा कर रखते हैं आपदा काल के लिए, अब उसे भी बेचने की तैयारी कर रही है क्या सरकार? निजीकरण के नाम पर कैसे भी किसी भी कीमत पर सरकार को पैसे अर्जित करने हैं। इस पर राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर रही है, कि जहां पर पैसा कमाया जा रहा है, कि एलआईसी, हर कोई, आप, मैं, हम सब, एलआईसी में कोई ना कोई पॉलिसी होती है, बीपीसीएल का भी अच्छा वाला काम चल रहा है, इसका निजीकरण करेंगे। आईडीबीआई की बात मैंने कही थी, आईडीबीआई का निजीकरण तो हुआ, लेकिन उसे खरीदा किसने? एलआईसी ने। तो एक सरकारी कंपनी को दूसरी सरकारी कंपनी ने खरीदा, नाम दे दिया गया निजीकरण का। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रही है, घाटा उठाएगी, जहां प्रॉफिट कमाया जा सकता है उसे निजी कारोबारियों को दे देगी। तो कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर काम कर रही है सरकार, ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। जबकि निर्मला सीतारमण का कहना है कि बैंकों का प्रदर्शन तो शानदार है, कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका अच्छा प्रदर्शन नहीं है, वो छोटे भी हैं, उनका साइज बढ़ाने की जरूरत है, तो उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बनाने की जरूरत है। 4 जगह चिन्हित कर ली हैं जहां पर सरकार अपना दखल देगी। और जो कर्मचारी हैं, लाखों की तादाद में कर्मचारी हैं, उनके होश फाख्ता हैं कि नौकरी चली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि उनका पूरा हितों का ध्यान रखा जाएगा, नौकरी उनकी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बट वो कहते हैं ना, देयर आर मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, कथनी और करनी में बड़ा अंतर हो जाता है। आज इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं, लेकिन पहले सुनिए निर्मला सीतारमण ने क्या कहा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे क्या पलटवार कर रहे हैं। Not all of them are going to be privatized. First point. Second, even for those which are likely to be privatized, we are obviously going to have to keep in mind that these privatized institutions will also continue to function after the privatization. We'll also have to ensure that the staff or the personnel who are there, their every interest will be protected. देखो 13 लाख लोग जब पूरे भारत में आज स्ट्राइक पे हैं, तो उनको बुला के बात करना चाहिए। और नेशनलाइज्ड बैंक आज जो बड़े बड़े बैंक से गरीबों की मदद करते हैं, छोटे मोटे व्यापारियों की मदद करते हैं, उन बैंकों को भी आप सत्यानाश करके, उन बैंक को कमजोर करके
अमीरों के हाथ में देने की आपकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है, उसके लिए हम वो कंडम करते हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकारी कंपनियों को बेचकर ही भरेगा सरकारी खजाना और निजीकरण समाधान है या समस्या बनने वाला है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस की तरफ से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझती हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट रही हैं सुप्रिया श्रीनेट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, इन्हें प्यार से मैं जीएसटी बुलाता हूं, और 3 एक्सपर्ट्स, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ हैं, बैंकिंग विशेषज्ञ अश्वनी राणा और जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा, अब सब कुछ बेचेगी सरकार पैसा इकट्ठा करने के लिए? सब कुछ बेचने की बात तो कहीं से भी संदीप भाई आपको ना मुझे सुनाई पड़ी, ना फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बात ऐसी कही, ना बजट में जो है संसद में फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट करी। अभी आशंकाओं के आधार पे इस तरह का एक अविश्वास पैदा करना देश के अंदर, अविश्वास नहीं, सरकार कह रही है सरकार का काम नहीं है कारोबार चलाना, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, ये तो सरकार साफ शब्दों में कह रही है ना। ये तो 91 में जिन्होंने कहा ना, उनसे भी एक बार सवाल करिएगा कि आप जब इस चीज को लेकर चले थे या इसलिए जब आपको चलना था या जब चीजों को आपको करना था, कराना था, और क्या 91 से लेके अब तक निजीकरण हुआ ही नहीं किसी चीज का? मतलब आप कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं, जिस कांग्रेस को कोस कर आप सत्ता में आए कि कांग्रेस की नीति थी हम उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस ने मनरेगा किया उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस जीएसटी लाने की बात करती थी हमने कर दिया, कांग्रेस के पदचिन्हों पर चल रहे हैं क्या? नहीं, मैं उनके पदचिन्हों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो ओछी राजनीति करने की जो कोशिश की जा रही है, जो देश की अर्थ और व्यवस्था, कौटिल्य क्या कहते थे, अर्थ भी होना चाहिए, व्यवस्था भी। अर्थ और व्यवस्था का अगर सही आकलन नहीं होगा सही समय पे तो देश नहीं चल पाएगा। आज जरूरत क्या है? मल्लिका अर्जुन जी ने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने ये नहीं कहा कि निजीकरण का हम विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है, उनको ऐसी आशंका है कि इस निजीकरण के आड़ में हम किसी कॉर्पोरेट घराने को ये बैंक देने जा रहे हैं, सौंपने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में लूट मची है, कोई व्यवस्था है ही नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो लूटपाट के तहत कर रहे हैं। कब तक इस तरह की राजनीति आप करेंगे? कुछ तो देश के बारे में सोचिए। पैंडेमिक है, आज जिस तरह के हालात है उस हालात देश हित में हो रहा है निजीकरण, बाहर निकलने के लिए एक तो कम से कम किसान के ऊपर आप जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, अब ये जो है आप अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इतनी करारी चोट अगर पहुंचाएगा कोई व्यक्ति, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ये 10-12 लाख लोग 2 दिन की हड़ताल पर थे, ये देश हित में नहीं, ये देश का विरोध कर रहे हैं, ये अर्थ और व्यवस्था नहीं समझ पा रहे हैं महेश वर्मा। ये कब विरोध नहीं होता है? किस चीज से विरोध नहीं हुआ है? आप दिल्ली में छोटी सी बात आपको समझाऊं कि डेसू का जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ था? सड़कों पे लोग उतरे थे, सब चीज हुआ, चला ना, लोग यही कहते थे हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे आप जब वहां नौकरी कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, बनी रहेगी, उससे सरकारी ठप्पा नहीं रहेगा। आज सरकार भी कौन सा पेंशन आपको देने जा रही है? आपको क्या ऐसा लग रहा है? अब सवाल उठता है कि ऐसे लोग जो स्ट्राइक पे जाने की बात सोचते हैं या करने की बात सोचते हैं, वो अपने आप को इस बात के लिए भी नहीं सोचते हैं कि भाई जो चीज हम करने जा रहे हैं या जो हमसे करवाया जा रहा है उसका उनको नुकसान क्या है और फायदा क्या है। अच्छा, अगर बैंक अच्छा चलेगा, बैंक को अच्छी प्रॉफिट होगी, मतलब सरकार अच्छे तरीके से बैंक नहीं चला पाती, आप ये मान रहे हैं? स्टेट बैंक तो अच्छा चलता है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं अच्छा चल पाएगा, मतलब सरकारी बैंकों में भी अलग अलग पैमाने हैं। देखिए ये संदीप भाई, पैमाना आप जो भी निर्धारित कर लीजिए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब चीजें जो आई, जो हमें विरासत में मिली,
हम उसे संभालते संभालते आज यहाँ पहुंचे हैं, ऊपर से हमें पेंडेमिक जो ये आया। डब्बा गोल अर्थव्यवस्था मिल गई आपको, संभालते संभालते सांस निकल गई है, तो अब फैमिली सिल्वर बेचने लगे। हम ऐसी बात आपसे हमने कहा ही नहीं। आप उस चीज को इस तरह से कटाक्ष कर सकते हैं मेरे ऊपर, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि हमारी जरूरत ये नहीं है कि हम बैंकों का निजीकरण इसलिए करें क्योंकि हमें कोई लूटपाट करना है देश में, या हमारा इंटेंशन गलत है, या हम गलत नियत से ऐसा करने जा रहे हैं। हम हमारे नियत पर भरोसा रखें आप, नियत पर भरोसा रखें आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली। और आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है उससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से बैंक कर्मियों को कोई संदेश नहीं। और ये सिर्फ बैंकों की बात नहीं है, बीपीसीएल का भी विनिवेश होगा। एलआईसी जिसने आईडीबीआई को खरीद कर उसे सरकार ने संज्ञा दे दी विनिवेश की, निजीकरण की, वो तो सरकारी कंपनी को, सरकारी बैंक को एक सरकारी कंपनी ने खरीदा। एलआईसी का भी विनिवेश हो रहा है, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएफएल, आरसीएफ, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब मतलब सरकारी अमले में ये नुकसान कर रही है देश को, निजी हाथों में ये देश को फायदा देगी। क्या है, अगर अर्थव्यवस्था को ठीक करने का कोई अच्छा तरीका, तौर तरीका मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर में जो वहां काम कर रहे हैं उनको नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, वो वहां काम करें, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क। गोल्डन हैंडशेक कितने लोगों का हुआ बीएसएनएल में, सरकार के नाम पर आपको जानकारी है ना? बीएसएनएल में मतलब गोल्डन हैंडशेक कितने लोगों का हुआ? जब ये कर दिया गया कि चल ही नहीं पाएगी कंपनी, तो आधे लोग तो भाग जाएंगे डर के मारे। ये होता है ना, या बढ़ा चढ़ा कर पूछ रहा हूं? डर के मारे नहीं, डर के मारे वाली बात नहीं होती है। बात यह है, सिंपल सा ये है कि अगर बीएसएनएल का आप उदाहरण लेकर चल रहे हैं, अगर बीएसएनएल में नुकसान है तो सरकार क्या इन पीएसयू का नुकसान उठाए, या जनता को अभी जो उसको एक मरहम लगाना है, अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करनी है? ये दोनों चुनौतियां हमारे सामने हैं। ऐसे में हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि जहां से आराम से, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी दुश्वारी पैदा किए बगैर अगर हम कोई ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन करते हैं और उससे देश को एक हम सही दिशा में ले जाने का काम जो है, जो 11%, तो आप देश को, देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर रही है, घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रही है। अब महेश वर्मा बिल्कुल ठीक पूछ रहे थे, ये उदारीकरण की शुरुआत, ये थैचरिज्म, रीगनिज्म को भारत की जमीन पर उतारने का काम किसने किया शुरू 1991-92 में? तब क्या बीजेपी की सरकार थी? तो जब 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था और उसके बाद जब अटल जी की सरकार में विनिवेश हुआ, तो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का, नॉन स्ट्रेटेजिक चीजों का, ये सरकार भी नॉन स्ट्रेटेजिक विनिवेश की बात करती थी। आईटीडीसी, द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। आईटीडीसी के होटल बंद करिए, आप बेचिए उसको प्राइवेट को। लेकिन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे बैंकिंग को बेचना सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, तमामों, उर्जित पटेल से लेकर रघुराम राजन जी तक ने इसको कहा है, दिस विल बी अ कलोसल एरर। और मैं इसमें आपको सिर्फ एक सेकंड के लिए, एक सेकंड, रघुराम राजन का आपने नाम ले दिया, मैं अभी पूरा वक्त दूंगा। आपने रघुराम राजन का नाम ले दिया, सुप्रिया श्रीनेत। अब रघुराम राजन कलोसल मिस्टेक, भयंकर भूल, जबरदस्त गलती सरकार की बता रहे हैं। 22 सितंबर 2020, आज से 7 महीने पहले एक आर्टिकल लिखा था रघुराम राजन ने विरल आचार्य के साथ, जो उनके डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई में, उन्हीं के साथ। टाइटल था इंडियन बैंक्स अ टाइम टू रिफॉर्म, और कहा था कि सरकार को सिलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, सरकारी जो बैंक हैं, इन्हें प्राइवेटाइज करना चाहिए। एक बैड बैंक खड़ा करिए एनपीएस को डील करने के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, उसे कम कीजिए। मेरे ख्याल से 7 महीने में पूरा बदल दिया अपना विचार रघुराम राजन ने।
नहीं, मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा है। नहीं, मैंने भी वो आर्टिकल पढ़ा है और मैं बताऊंगी कि उसका क्या मतलब है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है और जो उन्होंने बैड बैंक क्रिएशन की बात करी है, वो यहां पर सिद्धार्थ भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। वो टोटली टू डिफरेंट थिंग्स हैं। जो पब्लिक बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात है वो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो आप उनको फॉरेन बैंक्स को बेचिए या आप इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचिए। इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में जब बैंकिंग चली जाएगी तो इसका विरोध उन्होंने अपने आरबीआई के दिनों में भी किया है कि दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप कैसे, और तभी उन्होंने कॉर्पोरेट्स की एंट्री को बैन लगाया था और उसके बाद जब लाइसेंसेस उनके जाने के बाद शुरू हुए उर्जित पटेल की रेजिम में, तो उस पर कॉर्पोरेट्स की एंट्री खोली गई। क्योंकि कैसे आप अपनी सब्सिडरी को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेजिम के चलते कैसे आप लेंड करेंगे, उसमें किस तरह की गवर्नेंस होगी, किस तरह की ड्यू डिलिजेंस होगी, इस पर बड़े सवाल उठे हैं पहले भी और बड़े सवाल आज भी उठ रहे हैं। और एक बात यह भी सच है कि जो 2008 का बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस और मेल्टडाउन था दुनिया में, यह सच है कि हिंदुस्तान उससे मूल चूक रूप से अछूता रहा था, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग और बहुत रोबस्ट था। जो बिग बैंक्स की बात करते हैं, दे कैन नेवर बी अ बिग इनफ बैंक टू बिग टू फेल। और इसीलिए जब आप प्राइवेट सेक्टर की एंट्री की बात करते हैं ऐसे सेक्टर में, तो आप कैसे ये इंश्योर करिएगा कि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ये एक चीज है। और मैं दूसरी चीज कह के अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, उन्होंने बहुत तरह से व्हीकल्स ऑफ सोशल रिफॉर्म बने हैं, उन्होंने प्रायोरिटी लेंडिंग की है, रूरल सेक्टर्स में ब्रांचेस खोली हैं, एंड ऑफ द पिरामिड तक पे बैंक ब्रांचेस खोली हैं, एजुकेशन लोन ज्यादा देते हैं और 6-7-8 गुना ज्यादा एजुकेशन लोन देते हैं, 6-7-8 गुना ज्यादा रूरल बैंकिंग करते हैं। ये सब क्या प्राइवेट बैंक्स करेंगे? और अगर इसका आंसर नहीं है, जो कि है, तो क्या फिर इस पे कैसे आप इसको प्रायोरिटाइज करिएगा? तो 1991-92 के सवाल को घुमा गई आप। कुछ स्ट्रेटेजिक, आपने 31 कंपनियों का विनिवेश किया 1991-92 में, जब निजीकरण की आपने शुरुआत की, रास्ता खोला, 3038 करोड़ अर्जित किए थे। ये 1991-92 की बात कर रहा हूं मैं। रास्ता तो आपने दिखाया। आज कहने लगे घाटे का राष्ट्रीयकरण, फायदे का मुनाफे का निजीकरण। ना संदीप जी, देयर आर टू इश्यूज देयर। जो हमने स्ट्रेटेजिक जो सेल्स हुई थी वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की हुई थी ज्यादातर। यहां आप स्ट्रेटेजिक एसेट सेल करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये डिफरेंस समझना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। दूसरी जो आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबल एसेट्स की सेल हो रही है, वो थोड़ा इसलिए लगता है और आशंका भी है इस बात की कि जिस तरह की मोनोपोलीज क्रिएट हो रही है सेक्टर आफ्टर सेक्टर्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, टेलीकॉम, टुडे डुओपोली है टेलीकॉम में, 14 कंपनीज होती थी, आज 2.5 कंपनी है टेलीकॉम में। तो जिस तरह की मोनोपोलीज क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट पॉलिसीज के चलते, गवर्नमेंट डिसीजंस के चलते, उससे हर आदमी को डर और आशंका होनी लाजमी है। सरकार को विनिवेश अगर करना है तो पहले तो आप जो टारगेट रखते हैं वो रियलिस्टिक टारगेट रखिए। 2 लाख करोड़ का किया, 20,000 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा नहीं रहा है। जो हिंडाल्को, जो हिंदुस्तान जिंक और बाल्को का विनिवेश अरुण शौरी जी ने किया था, आज भी वो कोर्ट में है। तो थोड़ा बहुत समझकर चलना पड़ेगा कि विनिवेश आप नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का करिए। ठीक है, सरकार को अश्वनी राणा, ठीक है, सुप्रिया श्रीनेट। अश्वनी राणा, ये बैंकों में जो निजीकरण की और राह खोल दिए, दरवाजे खोल दिए हैं सरकार ने, दोनों तरफ के तर्क, कांग्रेस बीजेपी के तर्क मैंने दर्शकों को समझाए हैं। हकीकत क्या है? निजीकरण से बैंकों की सेहत सुधरेगी, आम आदमी को, आम हिंदुस्तानी को उसका फायदा होगा, नुकसान होगा? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये आफ्टर इफेक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के। 1991 की जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट हैं, एक के बाद एक चीजें होती जा रही हैं। बैंकिंग का जो निजीकरण की ओर सरकार ले जा रही है वो कोई सही कदम नहीं है। कारण क्या है कि बीमारी है पेट दर्द की, इलाज कर रहे हैं हम सिर दर्द का, और हिट एंड ट्रायल बैंकिंग में कर रहे हैं। आज भी कैबिनेट ने एक नया बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक अप्रूवल दिया। डेवलपमेंट फाइनेंशियल के लिए पहले आईडीबीआई बैंक था,
IFCI था, UTI था, ICI, उनको खत्म किया, कमर्शियल बैंक बनाया, निजी हाथों में सौंपा। आज हम फिर एक नया बैंक बना रहे हैं। यानी जो बने हुए इंस्टीट्यूशन है उनको हम खत्म कर रहे हैं, नए इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। तो सरकार की सोच क्या है वो समझ नहीं आती। नहीं, पर पिछले 3 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए रिकैपिटलाइजेशन के तौर पर बैंकिंग सेक्टर को भी दिया है सरकार ने। तो सरकार के हाथ में कोई जादुई छड़ी तो है नहीं, अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रगड़ दिया और पैसे आ गए देश के विकास में पैसे लगाने। मैं उसी पे कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप बैंकिंग में रिफॉर्म्स में लाई। आप अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ सरकारी बैंकों को कंपीट करने के लिए कहना चाहते हैं तो अलग अलग बैंक वाइज, साइज वाइज उनको रिस्ट्रिक्ट करिए कि आप ये बिजनेस करेंगे, आप कितनी औकात है। लेकिन हम छोटे बैंक को भी बड़ा धंधा करने के लिए कह रहे हैं, बड़े बैंक को भी छोटा धंधा करने के लिए, मतलब हम रायता फैल रहा है। बिल्कुल, इसलिए छोटे बैंकों को रिफॉर्म करने के लिए उनको प्रोफेशनल बनाइए। आम जो बैंकिंग कर्मचारी है, मैंने इसीलिए बीजेपी के प्रवक्ता से महेश वर्मा से यही पूछा, कर्मचारियों का डर वो कितना जायज है कि नौकरी चली जाएगी? निर्मला सीतारमण कह रही है आपके हितों का, आपकी नौकरी का ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल, डर जो है जायज है। जब मर्जर हुआ तब भी कहा गया कि जो है किसी की नौकरी नहीं जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी। आज एक बैंक की बताता हूं, दिल्ली में एक बैंक का मर्जर हुआ है, 100 ब्रांचें वो बंद करने जा रहे हैं। 100 ब्रांचें बंद होंगी तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी खत्म होंगी। जो लोग पहले हैं उनकी नौकरी आप नहीं लेंगे, लेकिन उनको कहीं तो ट्रांसफर करेंगे। और प्राइवेट जो एम्प्लॉयर है वो तो ठेके पर एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा वकालत करता है। तो वो इन कर्मचारियों के साथ क्या करेगा? ना वहां ट्रेड यूनियन का अधिकार है, ना आप कुछ वहां बोल सकते हैं। तो एम्प्लॉइज के तो नुकसान है ही, लेकिन सरकार को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो सोशल बैंकिंग सरकार इन पब्लिक सेक्टर के बैंकों के द्वारा कर रही थी वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करेंगे। नहीं, ये थोड़ा ये समझाइए, क्योंकि आप बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सुप्रिया श्रीनेत इस पॉइंट को उठा रही थी कि देखिए ये सरकारी बैंक है, सामाजिक रोल जो भूमिका इनकी इतनी अहम है, गांव देहात में प्रायोरिटी लेंडिंग, वहां पर ब्रांचेस खोलना। आप गांव देहात में चले जाइए तो कितने निजी बैंकों के ब्रांचेस वहां दिखेंगे या सरकारी बैंक चलते दिखाई देंगे। ऐसी जगहों पर जहां पर प्राइवेट सेक्टर ना तो ब्रांच खोलेगा, ब्रांच भी खोलेगा, आधे उनके एम्प्लॉइज वहां पर काम नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये हकीकत है क्या? ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी जगह पर आपको स्टेट बैंक की ब्रांच हर कॉर्नर में मिलेगी, ग्रामीण बैंक की ब्रांच आपको हर छोटी जगह पर स्टेट बैंक का विनिवेश नहीं हो रहा है ना, वो तो कह रही है स्टेट बैंक जैसे बैंक मैं बता रहा हूं, बाकी बैंक भी। लेकिन प्राइवेट बैंक गांव में गया तो है, लेकिन वो स्टेट बैंक के जितने फंड्स है उसको लेने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। वो स्टेट बैंक अपना सरकार की योजनाओं को लागू करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। वो किसी तरह मैनिपुलेट करके जो गवर्नमेंट के फंड स्टेट के पास रहते हैं उसको कैसे लिया जाए, उसमें वो सब धंधे करते हैं। लेकिन योजनाएं लागू करने। विजय सरदाना स्क्रीन पर। विजय सरदाना, क्या सरकार, वो होता है ना सेलिंग द फैमिली सिल्वर, जो घर में अंतिम चीज अपनी आप रखते हैं, अपना सोना, अपनी ज्वेलरी, अब उसे बेच रही है क्या? हम उस मकाम पर आ गए हैं? देखिए संदीप जी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बैंकिंग सिस्टम का रोल क्या है और समाज में हमारी जरूरत क्या है। आज आप 1960, 70, 80 वाला देश नहीं है। आज आप बात कर रहे हैं बड़े इन्वेस्टमेंट्स की। जब आप बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं इस देश में, तो आपके जितने एनपीएज हुए उसमें आपने एक टर्म देखी होगी, कंसोर्टियम ऑफ बैंक। मतलब एक बैंक की इतनी औकात नहीं थी कि वो बड़ा प्रोजेक्ट फंड कर सके। आपको 5, 10, 15 बैंकों को इकट्ठा करके एक पूल बनाना पड़ता था, और वो बैंकिंग जो पूलिंग होती थी उससे आप बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करते थे। वो क्यों जरूरी है, उस पर भी समझना जरूरी है। क्योंकि आरबीआई ये नहीं चाहता कि एक आप एंटरप्रेन्योर को इतना पैसा अकेले दे दे आपकी औकात से बाहर कि अगर वो डूब जाए तो बैंक डूब जाए। इसीलिए आप रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। आज हालत यह है कि जब इस देश में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज आप चाहते हैं हिंदुस्तान में कोई प्रोजेक्ट लगे जिसकी कीमत है $10 बिलियन। हिंदुस्तान का कौन सा बैंक फंडिंग कर पाएगा? एक भी नहीं है।
अच्छा, आज हमारी हालत क्या है कि हम बड़े फंडिंग नहीं कर सकते। उसका कारण बहुत सिंपल है, आपके तो फिर अपने तो कानून है, इस RBI की लॉजिक से guidelines तो है। जो छोटे निजी बैंक हैं उनका भी विलय कर देना चाहिए बड़े निजी बैंकों के साथ। वही मैं वही आ रहा हूं संदीप जी, मैं वही आ रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। हकीकत क्या है, हमें बैंक को बैंकिंग देखना चाहिए, हमें बैंक के साथ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जितने सवाल उठे वो उठे गवर्नेंस को लेके कि वो रूरल इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान को बड़े बैंक चाहिए। जितने कंसर्न उठाए गए हैं वो गवर्नेंस के कंसर्न है कि बैंक गवर्न कैसे। तो अच्छा, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं विजय सरदाना। तो LIC से बड़ा इंश्योरेंस कंपनी तो कोई नहीं है, फिर वो LIC में विनिवेश क्यों हो रहा है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, विनिवेश क्या हो रहा है कि आप जैसे घर में आपके पास एक चीज है जिसकी मार्केट वैल्यू है मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए। आज आपने वो चीज घर पे रखी हुई है और आपको उससे ब्याज मिल रहा है मान लीजिए साल भर का 5,000 करोड़ रुपए। आप कहते हैं मैं इसमें 10% विनिवेश कर देता हूं और मुझे 20,000 करोड़ रुपए मिल जाएगा, कंट्रोल भी मेरे पास रहेगा और मेरे को 20,000 करोड़ रुपए और मिल जाएंगे, मैं उसको एजुकेशन हेल्थ केयर में कहीं लगा सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सवाल आपने उठाया है बहुत वाजिब है, लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है, गवर्नेंस क्या है, मेरे को लगता है हमारे बैंकिंग यूनियन और ऑपोजिशन को फोकस ये तो करना वो चाहिए सरकार ने एक मिनट विजय सरदाना, जो कोर सेक्टर सरकार ने माने थे, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, रणनीतिक सेक्टर, कि भाई इसमें हम विनिवेश नहीं करेंगे, इन कंपनियों को नहीं बेचेंगे जो सरकार के पास हैं, उसमें परमाणु ऊर्जा, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, BSNL, MTNL का आपने हाल देखा, ये तो बेच दी। पावर, पेट्रोलियम, BPCL का विनिवेश हो रहा है, कोयला, दूसरे मिनरल्स और बैंकिंग। अब बैंक का निजीकरण कर रहे हैं आप, बीमा LIC का निजीकरण कर रहे हैं और वित्तीय सेवाओं को कोर सेक्टर माना। ये सरकार ने माने थे। सरकार अपने ही कोर सेक्टर्स की परिभाषा बदल रही है क्या? बिल्कुल होता है। उदाहरण के लिए आप मीडिया ले लीजिए, आज तक मीडिया का रोल यह था कि सिर्फ इंडियंस लोग मीडिया रखेंगे, कोई मल्टीनेशनल न्यूज मीडिया में नहीं आएगा। जब से YouTube आया, हर घर में टीवी चैनल खुल गया, टेक्निकली हर आदमी न्यूज चैनल चला रहा है YouTube पे। क्या होता है, टेक्नोलॉजी के साथ आप जब आते हैं दुनिया में तो जो आपकी पुरानी मान्यता है और जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बिखर जाते हैं, आपको खुद समझ में नहीं आता कि कंट्रोल कैसे करें। नाउ इट इज बियॉन्ड यू। अच्छा, तो मतलब सरकार को समझ नहीं आ रहा, जो वो नारा बुलंद किया गया था, देश नहीं बिकने दूंगा, पर यहां पर बहुत सारी कंपनियां बिक रही हैं, रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं संदीप जी, आपके घर में आपको जरूरत है, आपके घर में सोना पड़ा है, आपके आंख में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो आपके यूज में नहीं आ रही, लेकिन घर का हिसाब घेर के रखा हुआ है, आपको पैसा चाहिए मेंटेनेंस के लिए, आप उस कबाड़ को बेचेंगे या नहीं बेचेंगे कि यार कम से कम 10,000 रुपए मिल जाए, मैं घर की पुताई करवा लूंगा, सफेदी करवा लूंगा। कहने का मतलब ये है कि ये रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट हो रही है, आप ये कह रहे हैं। एक सेकंड, सिद्धार्थ सिंह, रिसोर्स मैनेजमेंट है ये, पर कोर सेक्टर की डेफिनेशन भी क्या सरकार ने बदल दी है? ये बाकायदा जिन सेक्टर्स का मैंने जिक्र किया, सरकार ने चिन्हित किए थे कि हां हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम बेचेंगे नहीं, पर ये रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए संदीप, एक बात समझने की जरूरत है कि जो आप बार बार ये बात कह रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक सेक्टर या कोर सेक्टर, संदीप, कोई भी चीज कास्ट इन स्टोन नहीं है, समय के साथ वो डेफिनेशन भी बदलती है। तो आपको ये बात भी समझने की जरूरत है। आज आप याद करें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है, तो उस समय जो है उन्होंने एयरपोर्ट्स का भी निजीकरण शुरू किया, जिसको यूपीए सरकार ने आगे बढ़ाया। एक टाइम ऐसा था जब हम एयरलाइंस में, प्राइवेट एयरलाइंस को अलाउ नहीं करते, लेकिन एक समय आया, हमने वो प्रयोग किया और वो सफल भी हुआ। दूसरी बात, जो विजय सरदाना जी ने जो एक बात कही, जो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया पूरी तरह से, कि रेगुलेशन, जो सबसे बड़ी जरूरत है कि हमको रेगुलेशन में सुधार लाना पड़ेगा। ये कहना कि प्राइवेट बैंक जो है रूरल ब्रांचेस नहीं खोलेंगे या वो सरकार की योजनाओं को पूरा नहीं करेंगे, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। तो इसलिए आज भी आप देखेंगे कि प्राइवेट बैंक बढ़ चढ़ के कई सरकारी योजनाओं को जो है इस तरह से वो जो है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जनधन योजना है या
कई ऐसी पेंशन की नहीं, उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ का पिछले साल मई में जो 20,97,000 करोड़ रुपए का तथाकथित राहत पैकेज आया कि 3 लाख करोड़ देगी एमएसएमई सेक्टर को, दिए जाएंगे लोन के तौर पर। प्राइवेट बैंकों ने नहीं दिया, निजी सरकारी बैंकों पर दबाव था, सरकार ने कमिटमेंट की है तो वो दे रहे थे, निजी बैंक उससे हट गए थे। निजी बैंक अपने फायदे को देखता है पहले, जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसका कितना निर्वाह करता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है ना। ये बैलेंसिंग एक्ट है, पर उसी पर हम चल रहे हैं क्या? नहीं संदीप, आपने बात फिर बिल्कुल वाजिब बात की, लेकिन तो यहीं पे तो रेगुलेशन को सुधारने की जरूरत है। क्या ये केवल ये मान लेना कि नहीं ये सरकारी बैंक ही करेंगे और प्राइवेट बैंक करेंगे, तो फिर उन प्राइवेट बैंकों पे भी नकेल कसने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल सरकारी बैंकों पे ये सारा भार डाल दें, लेकिन थोड़ा बहुत। अच्छा, एक बात और बताएं, दूसरी बात ये आती है संदीप की जो सरकारी बैंक हैं अगर वो लगातार घाटे में हैं तो वो रिसोर्स कहाँ से जनरेट होगा उनको चलाने के लिए? मेरे और आप जो टैक्स दे रहे हैं वो उनके घाटे को पूरा करने में जा रहा है। तो संदीप कहीं ना कहीं आपको नहीं, पर एक चीज समझाइए, LIC से क्या घाटा हो रहा है सरकार को? BPCL में ऐसा क्या घाटा हो रहा है सरकार को? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या NFL, RCF, अब वो निजीकरण की बात करते हैं तो शेयर बाजार में ऐसे धमाके से वो बढ़ने लग जाते हैं। कल तक वो कौड़ी के दाम जिन कंपनियों के भाव थे, आज वो यकायक हीरे की तरह जगमगाने लगते हैं। नहीं संदीप, आपने बहुत बढ़िया सवाल, दोबारा ये अच्छा सवाल उठाया। देखिए, अभी LIC का विनिवेश नहीं हो रहा है संदीप, LIC को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि चूंकि मेरे पास इतनी बड़ी इंश्योरेंस की कंपनी है तो मैं उसकी कुछ वैल्यू अनलॉक करूं, मैं उसमें 10% आज अपना हिस्सा बेच के कुछ पैसा उठाऊंगा, उस पैसे को मैं कहीं प्रोडक्टिव यूज में लाऊंगा। हो सकता है उसी किसी और इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डालना हो या बैंकों में पैसा डालने की जरूरत है आज। तो संदीप, ऐसा हम ना माने कि LIC का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इन दोनों बातों को एकदम ऐसे सीधे सीधे आप जोड़ के देखेंगे तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और घाटे का, नुकसान का राष्ट्रीयकरण, घाटा सरकार उठाएगी, जहां फायदा कमाया जा सकता है कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में दे देगी सरकारी माल को, हमारे माल को। आप एक बात बताइए, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है? सबसे पहले अगर किसी कंपनी का अब प्राइवेटाइजेशन होगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर तो वो एयर इंडिया का होगा। एयर इंडिया का क्या हालत है आज? हम मान के चलते हैं क्या एयर इंडिया को सरकार चला सकती है? क्या हुआ है पिछले 10 साल 15 साल जब से निजी एयरलाइंस आई है तो एयर इंडिया की हालत क्या है? कहाँ से वो 60,000 करोड़ का जो घाटा है वो कहाँ से आएगा संदीप? तो कहीं ना कहीं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। और सरकार ये नहीं कह रही है कि हम सारे सरकारी बैंक बंद कर देंगे। भाई आप आइए ना, कम्पीट भी करिए। और दूसरा संदीप, पैसा कहाँ से आएगा अल्टीमेटली? क्या पैसा सारा खेल पैसे का है? एक सेकंड, GST सारा खेल पैसे का है और बैलेंसिंग एक्ट, और यहां पर एक सरकार पर यह आरोप लगा दिए जाए। मैंने पूरा खाका 1991-92 में ये प्रोसेस शुरू हुआ, 96 में विनिवेश आयोग बना, 2001 में डिपार्टमेंट, फिर मंत्रालय भी बना। ये तो एक प्रोसेस है, ये दुनिया भर में चल रहा है। संदीप जी, एक वाकया याद आता है। एक व्यक्ति लगड़ाते हुए चले आ रहे थे, तो पूछा कि आप लगड़ा क्यों रहे हैं? आपके पैर में चोट लगी है, घुटने में चोट लगी है, एड़ी में चोट लगी? उन्होंने कहा दरअसल मेरी चप्पल टूटी है, इसी में लगड़ा रहा हूं। तो इस सरकार के पास एक्चुअली कोई प्लान नहीं है, इसीलिए पूरी सरकार लगड़ा रही है। अभी आपने जो चर्चाएं सुनी, कोई कह रहा है कि सरकार के पास कुछ एक्स्ट्रा है बेचने के लिए, कबाड़ है इसलिए बेच दो। कोई कहता है कि वो उसका फैमिली ज्वेल है इसलिए बेच दो। सरकार ने सोच लिया है बेच देना है बस। कोई अब लोग हम यहाँ पे मंच पे बैठ करके चर्चाएं बनाते रहे क्यों बेच रहे हैं, निर्मला सीतारामन नहीं बताएंगी। इस सरकार के पास कोई इकोनॉमिक कॉम्पस नहीं है। अगर देश के पूर्व जितने भी सलाहकार हैं, चाहे RBI के गवर्नर रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, जो देश के इकोनॉमिक कॉम्पस थे, जिनको इस सब के बारे में जानकारी थी, वो निर्णय लेते तो समझ में आता, निर्णय ट्रांसपेरेंट होता, पारदर्शी होता तो समझ में आता। इस सरकार ने अभी तक जो जो रिफॉर्म किए हैं उसने देश का भट्ठा बिठाया है। डिमोनेटाइजेशन RBI ने मना किया था, सरकार ने रिफॉर्म किया। सारे प्रशंसक मीडिया में एक से एक प्रशंसक कह रहे हैं कि चिप वाला नोट आ गया है। आज तो सरकार वो 2000 का नोट भी नहीं छाप रही है। 2 साल हो गए उसे छापे। चिपके हुए पत्रकार 2 साल से बंद है 2000 रुपए का नोट की छपाई। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो चिप वाले चिपके हुए पत्रकार हैं वो भी आज भी गोदी मीडिया के रूप में सरकार के साथ चिपके हुए हैं। तो इस देश में एक प्रशंसक मंडली है जिसको पता है कि सरकार के पास मोदी जी को अर्थव्यवस्था समझ में नहीं आती है। निर्मला सीतारामन उन्हें एक सेफ बेट दिखाई देती हैं।
उसी तरीके से जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनकी अर्थव्यवस्था में ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन ऐसे सेफ लोगों को बिठा दिया जाए, उसके बाद निर्णय जो है एक भूले भटके वैज्ञानिक, पागल वैज्ञानिक की तरह निर्णय लिए जाएं। नहीं, पर मुझे ये बताइए, सरकार हर चीज क्यों चलाएगी और यहाँ पूरी तरह से कंपनियों को बेचा थोड़ा जा रहा है, हिस्सेदारी कम की जा रही है सरकार की। कोर सेक्टर की कंपनियों में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो सरकार का रहेगा। आप पहले गोल पोस्ट तय करेंगे। आप ये बोलिए मैं बैंकिंग में ये बदलाव ला रहा हूं कि इससे बैंकिंग बेहतर होगी, आपने गोल पोस्ट तय नहीं किया। अभी 3 विश्लेषकों ने बोला, तीनों के अलग अलग कारण थे क्यों बैंकिंग में बदलाव आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आपने कहा कि हम LIC में ये बदलाव ला रहे हैं कि इंश्योरेंस सबको मिलेगा, आपने गोल पोस्ट तय नहीं किया। आप जो निर्णय ले रहे हैं उससे जनता को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, नौकरियां नहीं क्रिएट होंगी, आरक्षण की समस्याएं और बड़ी होती जाएंगी। जो लोग किसी नौकरी में नहीं आ पा रहे हैं वो आगे भी नहीं आ पाएंगे। तो इस तरीके से आप बिना गोल पोस्ट के निर्णय ले रहे हैं, इसका नतीजा क्या होता है? जो लोग आपके नजदीक हैं, जो हम दो हमारे दो वाली सरकार है और सब कुछ बेच दो वाली सरकार है, जो लोग उसके नजदीक हैं वो अमीर होते जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है कि देश में हर व्यक्ति को 20,000 रुपए का नुकसान हुआ और 2, 4, 5 लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आ गए? उनकी वेल्थ इतनी बड़ी जितनी दुनिया भर के विकसित देशों में किसी की वेल्थ नहीं बढ़ी। ये कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है कि इस देश में आपके किसी दर्शक की आय नहीं बढ़ी होगी लेकिन अदानी जी की आय 4 साल में 3 गुना बढ़ जाती है? तो अगर सरकार के नतीजों से कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा होता है तो हम जनता को ये पूछना चाहिए कि आपका गोल पोस्ट क्या है, उनको फायदा पहुंचाने का गोल पोस्ट। आखिरी सवाल महेश वर्मा और सुप्रिया श्रीनेट स्क्रीन पर। महेश, छोटा जवाब चाहूंगा, वक्त की कमी है। निजीकरण ये समाधान है या ये एक समस्या के रूप में अब तैयारी हो रही है? सरकारी खजाने को औने पौने दाम में कुछ पसंदीदा कॉरपोरेट घरानों को बेचने के आरोप लगेंगे और नौकरियों के जाने का खतरा होगा जो है, तो ये समस्या है, समाधान है? नहीं सर, तो देखिए इस तरह की चीजें जो है ना अनर्गल बात करके आज देश की जो जरूरत है, अनावश्यक रूप से जो हमारे ऊपर कोई चीज अगर बोझ इस तरह की बातों को करके अनावश्यक रूप से बोझ बढ़ाया जाए, अनावश्यक रूप से इस देश में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था आज जो जूम कर रही है, सिलिकॉन और भारत का ही आप जो है डबल डिजिट में सेंसेक्स देख रहे हैं। सबसे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट अगर कहीं आया है तो इसी रीजन में आया है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये देश जो है वो एक सुरक्षित हाथों में है और उसको जो है, अच्छा, मतलब सवाल ना पूछे जाएं, अगर सवाल पूछने से माहौल बिगड़ जाता है तो वो देश हित में नहीं है। अच्छा, सवाल पूछना देश हित में नहीं है, तो आप स्पष्टता के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं भी स्पष्टता से ही पूछ रहा हूँ, मतलब सवाल पूछना देश हित में नहीं है। ऐसी चीजों पर राजनीति ना करें जिससे देश हित में नहीं है। सुप्रिया, ये समस्या का समाधान है या समस्या और विकराल होगी? संदीप जी, ये समस्या और विकराल होगी क्योंकि मैं घनश्याम तिवारी से पूरी तरह से अग्री करती हूं कि सरकार को पता ही नहीं है क्या करना है। कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कोई सुनियोजित रणनीति नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ट्रिगर हैप्पी सरकार है ये, इनको कुछ नहीं पता है। प्रधानमंत्री जी बार बार वादा खिलाफी करते थे, कहते थे रेलवे प्राइवेटाइज नहीं करूंगा, 65% कैपेसिटी पे आज रेलवे चल रहा है क्योंकि रूट्स प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सरकार को पहले समझना पड़ेगा समस्या क्या है। सरकार के नुमाइंदे यहां पर आकर कह रहे हैं बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है हमारी, सेंसेक्स अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थव्यवस्था होता है जीडीपी, रोजगार, निवेश, उपभोग, वो सब बैठा हुआ है। पहले समस्या को तो समझिए। आप बैंकों का गर्त में लाने का काम कर रहे हैं, आप प्राइवेट हाथों में मोनोपोली बनाने जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो अमेरिका में वॉल स्ट्रीट पे हुआ था, टू बिग टू फेल बैंक्स, वो इंडिया में होगा। तो ये देखिए, निजीकरण उस राह पर दुनिया चल रही है, सरकार भी चलने की कोशिश कर रही है, पर जिन जगहों का, कई क्षेत्रों का जो निजीकरण किया जा रहा है, क्या उससे देश का फायदा होगा या वहां पर मौजूद जो कर्मचारी हैं उनमें असंतोष भी होगा? इन सवालों के बारे में सरकार को और स्पष्टता लाने की उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम का समापन यहीं करता हूं। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।